हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों, स्वागत करता हूँ सभी का वाईफाई स्टडी ए पार्ट ऑफ फन एकेडमी। गुड इवनिंग गाइस, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है ये भी मेरे प्यारे मित्रों बहुत अच्छी चल रही होगी। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे जुड़ जाइएगा। उसके बाद आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की चर्चा को हम प्रारंभ करते हैं। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा गाइस। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में। अगर आप लोगों ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसे डाउनलोड अवश्य कीजिएगा और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर ही आप मुझे फॉलो कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप यहाँ पर मुझे सर्च कीजिएगा प्रवीण कुमार के नाम से। जैसे ही आप मुझे सर्च करेंगे मेरा प्रोफाइल यहाँ पर दिख जाएगा और यहाँ पर आप मुझे फॉलो अवश्य कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको मेरे प्यारे मित्रों बता देना चाहता हूं कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अभी मेरे कोर्सेज जो आने वाले हैं, एक तो आरपीसी कैटेगरी में मेरा कोर्स आ रहा है, दूसरा कोर्स मेरा दोस्तों एसएससी कैटेगरी में आ रहा है। अगर इनमें से कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड प्रवीण11 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। रेफरल कोड प्रवीण11 अगर अप्लाई करोगे तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको पता होगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जिस भी कैटेगरी में आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं उस कैटेगरी में जितने भी एजुकेटर उनकी सबकी क्लासेस आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी। वीकली क्विज भी होता है, डाउट सेशन भी आपको करवाया जाता है और पीडीएफ भी मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पर अवेलेबल रहती है। और साथ ही साथ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे बहुत सारी स्पेशल क्लासेस रहती है जो बिल्कुल फ्री क्लासेस रहती हैं। वो क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी स्पेशल क्लासेस देखने के लिए आप यहाँ पर प्रवीण कुमार के नाम से सर्च कीजिएगा और मुझे फॉलो कर लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा जो भी स्पेशल क्लासेस लगाई जाती हैं वो सब आप आसानी के साथ में देख सकेंगे। चलिएगा शुरुआत करते हैं फिर आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की। एक बार सेशन को फिर से शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, बात हम कर रहे थे मुगल साम्राज्य के बारे में और मुगल साम्राज्य में मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था बाबर के बारे में। यस या नो? बिल्कुल, हम डिस्कस कर रहे थे बाबर के बारे में और मैंने आपको ये बताया था कि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल साम्राज्य की क्या रखी थी, नींव रखी थी। साथ ही साथ पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा के जो युद्ध हुए उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। और फिर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई और पहले आरामबाग आगरा में दफनाया गया और उसके बाद में उसकी इच्छा अनुसार उसे काबुल में दफना दिया जाता है। मैंने आपको यह भी बताया मेरे प्यारे दोस्तों कि बाबर के द्वारा भारत के ऊपर किया गया प्रथम आक्रमण जो आता है वो 1519 का अटैक था। 1519 ईस्वी का आक्रमण था जो बाजूर और भेरा वाले क्षेत्र पर किया गया था, जबकि पानीपत का जो आक्रमण था बाबर के द्वारा किया गया, ये भारत के ऊपर किया गया 5वां आक्रमण आता है। फिर मैंने आपको ये बताया कि बाबर ने भारत में प्रथम बार तोप खाने का प्रयोग किया था। आर्टिलरी को यूज करने वाला पहला शासक बाबर ही था। उस्ताद अली और मुस्तफा, दो मैंने आपको इसके प्रसिद्ध तोपचे भी बताए थे। साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया कि मुबैया नामक पद्य शैली जो फारसी भाषा में थी उसका जन्मदाता बाबर था। और साथ ही साथ हमने ये भी चर्चा की मेरे प्यारे दोस्तों कि बाबर ने स्वयं की ऑटोबायोग्राफी जो आती है, आत्मकथा जो आती है, बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसका फारसी भाषा में ट्रांसलेशन अब्दुल रहीम खान खाना और पाइंदा खां के द्वारा, जबकि अंग्रेजी भाषा में इसका ट्रांसलेशन जो है A.S. बेवरीज के द्वारा किया गया था। ये सारी चर्चाएं हमने पिछले सेशन में हमने की थी। आगे बढ़ते हैं और क्या इंपॉर्टेंट बातें आती हैं जो बाबर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, जो हमसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। एक दो छोटी छोटी बातें हो रहे हैं वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। जैसे बाबर की बात अगर की जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम चर्चा करेंगे यहाँ पर बाबर के द्वारा क्या करवाया गया था, एक तो वजहदारी की प्रथा प्रारंभ की थी। वजहदारी प्रथा जो आती है ये मेरे प्यारे दोस्तों बाबर के समय प्रारंभ हुई थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो सूबा या प्रांत जो हुआ करता था इसको वजह कहा जाता था और किसी सूबेदार को पैसे के बदले सूबा या प्रांत दे दिया जाता था, उसको वजहदारी कहा जाता था। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को ध्यान में रखनी है बात, वजहदारी की प्रथा प्रारंभ हुई। दूसरी बात अगर अपन करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, पानीपत की बात आती है और पानीपत में एक मस्जिद का निर्माण बाबर के द्वारा करवाया गया था और इसका नाम आता है संभल मस्जिद। कौन सी है? पानीपत में संभल मस्जिद जो है ये बाबर के द्वारा बनवाई जाती है।
साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट बात और आप लोग याद रख सकते हो, आत्मकथा जो आती है बाबर की, इसका नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। वैसे इसका नाम आता है बाबरनामा। और बाबरनामा की बात अगर की जाएगी, इस बाबरनामा में भारत के 3 अभिशाप इसके द्वारा बताए गए थे। भारत के 3 अभिशाप ये क्या क्या हैं? ये मेरे प्यारे दोस्तों, एक तो बताया गया गर्मी, दूसरा बताया गया लू, और तीसरा बताया गया आंधी। मतलब बाबर इनसे हो सकता है परेशान हो गया हो यहाँ की गर्मी से। लू, जो गर्म हवाएं चलती है गर्मियों में, उनको मेरे प्यारे दोस्तों लू कहा जाता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, आंधी की बात नहीं करके धूल की बात करता हूं मैं। लू के साथ में यहाँ पर गर्मियों में क्या चलती है? धूल उड़ती है, मिट्टी उड़ती है, रेतीले अगर हम बात करेंगे राजस्थान वाला एरिया, डेजर्ट वाला एरिया जो आता है, रेगिस्तान वाला एरिया जो आता है, वहां पर गर्मियों में लू के साथ में धूल भरी आंधियां भी चलती हैं। तो इन 3 चीजों से बाबर परेशान हुआ होगा, इसीलिए भारत के 3 अभिशाप इसने यहाँ पर वर्णन किया। कहां पर? बाबरनामा, जो बाबर की क्या है? आत्मकथा। पानीपत में संभल मस्जिद का निर्माण करवाया, और वजहदारी प्रथा जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों इसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। ये सारी बातें बाबर के लिए इंपॉर्टेंट थी, जो भी मैंने आपको बताई है। हो सकता है उन्हीं में से लगभग बातें आप लोगों से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो इन्हीं में से आपसे रेलवे में प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं फिर। बाबर का उत्तराधिकारी कौन होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। वैसे हम बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब इनकी बात करेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण मुगल शासक रहे। बाद में भी कई शासक आए, बहादुर शाह फैज, जहांदर शाह, फरूख शेर, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, रोशन अख्तर, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर द्वितीय। उनके लिए भी जो महत्वपूर्ण बात होगी, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और अगला मुगल वंश का शासक जो आता है, इसका नाम आता है हुमायूं। अब इसका रूलिंग पीरियड देखिएगा 1530 टू 1540, 1530 से लेकर 1540, और 1555 से लेकर के 1556, 1555 ईस्वी से लेकर के 1556 ईस्वी तक। ये बीच में 15 वर्ष कहां गायब हो रहे हैं? आपने शेरशाह सूरी का तो नाम सुना ही होगा। शेरशाह सूरी के द्वारा सूरी वंश की स्थापना कर दी गई थी हुमायूं के समय। हुमायूं को पराजित किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में पराजित करके मुगल वंश का एक बार अंत हो गया और सूरी वंश की क्या होगी? स्थापना। तो ये बीच के 15 वर्ष जो है ये सूरी वंश के रहे, इसीलिए उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में अगर बात की जाएगी तो सबसे पहले जन्म की बात कर लेते हैं। जन्म हुमायूं का होता है 1508, 1508 ईस्वी में। कहां पर हुआ? काबुल में। अरे बोलो कब हुआ? 1508 ईस्वी में। कहां पर होता है? काबुल में होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसके भाई जो आते हैं ये कौन कौन थे? एक का नाम आता है कामरान, एक का नाम आता है अस्करी, एक का नाम आता है मेरे प्यारे दोस्तों हिंदाल। हुमायूं के 3 भाई और थे, मतलब कुल ये 4 भाई आते हैं। एक का नाम कामरान, एक का नाम अस्करी, और एक का नाम मैंने आपको क्या बताया मेरे प्यारे दोस्तों? ये बताया आपका हिंदाल। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिएगा, बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। बात अगर की जाएगी, एक छोटी सी बात साथ में मैं बता देना चाहता हूं। ये बाबर है भाई, और इस बाबर की अगर बात की जाएगी, इस बाबर का एक मंत्री आता है और इस मंत्री का नाम है अली खलीफा। क्या नाम है? अली खलीफा। मैंने ये बताया किसका नाम है? बाबर का एक मंत्री था जिसका नाम अली खलीफा, मैंने आपको बताया। और इसी बाबर के एक बहनोई की बात अगर अपन करेंगे, इसका नाम आता है जी मेरे प्यारे दोस्तों मेहंदी ख्वाजा। बहनोई का मतलब जानते हो? बाबर की बहन का पति जो आता है, ये मैंने आपको बताया मेहंदी ख्वाजा। अब देखिएगा, जैसे ही बाबर की मृत्यु हुई, बाबर का मंत्री अली खलीफा इस मेहंदी ख्वाजा को शासक बनाना चाहता था, और इसे मीर खलीफा षड्यंत्र कहा जाता है। जो मैंने आपको बताया, बाबर का जो मंत्री है जिसका नाम मैंने आपको बताया अली खलीफा, और ये अली खलीफा ये चाहता है कि अगला शासक कौन बने?
मेहंदी ख्वाजा जो बाबर का क्या लगता है, बहनोई। लेकिन फिर ये मामला जो इसके द्वारा सेट किया गया सेट हुआ नहीं, और फिर बाद में अली खलीफा ने किसका समर्थन कर दिया, हुमायूं का। लेकिन ये षड्यंत्र था जिसे मैंने आपको ये बताया मीर खलीफा षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये देखिएगा अली खलीफा, मैंने यहाँ पर लिख देना है, शासक बनाना चाहता था। शासक बनाना चाहता था, किसको बनाना चाहता था, मेहंदी ख्वाजा को, जो बाबर का क्या लगता है, बहनोई लगता है। और मैंने ये कहा है कि इसे ही मीर खलीफा षड्यंत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं जी, इसे मीर खलीफा षड्यंत्र कहा जाता है। मीर खलीफा षड्यंत्र कहा जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रख लेना कि भाई बाबर का बहनोई मेहंदी ख्वाजा को शासक बनाना चाहता था, इसका मंत्री अली खलीफा, लेकिन बाद में बन गया हुमायूं, और इसे मीर खलीफा षड्यंत्र कहा जाता है। और ये मीर खलीफा षड्यंत्र आपका क्या हो गया था, असफल हो गया था। तो यहां तक बेसिक सी बात जो मैंने आपको बताई है। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में, इसके भाई कामरान अस्करी और हिंदाल आते हैं, और फिर हमने ये मीर खलीफा षड्यंत्र के बारे में चर्चा की है। मामला यहां तक सेट है, तो एक बार सारे बच्चे बोलेंगे भारत माता की जय। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। अब बाबर जो है इसने अपना उत्तराधिकारी तो घोषित कर दिया था हुमायूं को, लेकिन साथ ही साथ हुमायूं को यह कहा था कि जो भी साम्राज्य है उसको 4 भागों में बांट लेना भाई, तू तो शासक बन जाना, और तेरे भाई कामरान अस्करी और हिंदाल जो उनको भी साम्राज्य देना। तो हुमायूं के द्वारा ऐसा ही किया गया। हुमायूं की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है, हुमायूं ने अपने भाइयों को साम्राज्य दिया। कौन कौन सा साम्राज्य दिया गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात अगर करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, बात अगर की जाएगी हुमायूं के द्वारा जो अपने भाइयों को साम्राज्य दिया गया था उसके बारे में अगर अपन चर्चा करेंगे, तो मैं 1 मिनट आपको बता देना चाहता हूं। जैसे बात अगर की जाएगी, एक तो मैंने आपको बताया नाम आता है कामरान, एक आता है अस्करी, और तीसरे का नाम मैंने आपको क्या बताया जी, हिंदाल। अरे इन्हीं को तो साम्राज्य मिलेगा, क्योंकि हुमायूं के भाई यही तो हैं। कौन कौन है, कामरान, अस्करी और हिंदाल। और बात अगर की जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, कामरान जो आता है इसको जो साम्राज्य दिया गया था काबुल वाला क्षेत्र, और साथ में कंधार वाला रीजन जो आता है, ये मेरे प्यारे दोस्तों किसके हिस्से में आया, इस कामरान के हिस्से में आता है। जबकि अस्करी की बात अगर अपन करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, अस्करी को दिया गया था संभल वाला क्षेत्र। कौन सा है, संभल वाला क्षेत्र। और साथ में हिंदाल की बात अगर की जाएगी तो मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदाल को जो मेवात वाला जो रीजन आता है, वो मेवात का रीजन इस हिंदाल को दिया गया था। मामला क्लियर है क्या, कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम यहाँ तक आप लोगों को नहीं होनी चाहिए जी। चलिएगा फिर आगे बढ़ते हैं जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। और के इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें आ सकती हैं उनके बारे में हम चर्चा को प्रारंभ करते हैं, जो हमसे पूछी जा सकती हैं हुमायूं से रिलेटेड। अब देखिएगा एक बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, वो क्या है गुरुजी, वो बात ये है मेरे प्यारे दोस्तों, आपने नाम सुना होगा गुजरात का एक शासक था जिसका नाम था बहादुर शाह। कहाँ का शासक है, गुजरात की अगर बात की जाएगी, और इस गुजरात के शासक का नाम आता है बहादुर शाह। क्या ये वही बहादुर शाह है जिसने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो चित्तौड़ की रानी कर्मावती के द्वारा हुमायूं के पास राखी भेज करके सहायता मांगी गई थी? बिल्कुल हम उसी की बात कर रहे हैं। और ये बात है अप्रैल 1535, अप्रैल 1535 ईस्वी की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। और अप्रैल 1535 ईस्वी में मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पर मुगल वंश का जो शासक आएगा, इस मुगल वंश के शासक का नाम क्या आएगा, हुमायूं। क्या नाम है, हुमायूं। और इन दोनों के मध्य मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो है एक युद्ध लड़ा गया, और उसकी बात अगर अपन करेंगे जिसका नाम आता है मंदसौर का युद्ध। कौन सा है जी, मंदसौर का युद्ध लड़ा जाता है। और इस मंदसौर के युद्ध में
मेरे प्यारे दोस्तों बहादुर शाह की क्या हो जाती है, हार हो जाती है, और हुमायूं की क्या होती है, जीत होती है। मैंने अप्रैल 1535 ईस्वी के इस मंसूर के युद्ध की चर्चा मेरे प्यारे दोस्तों आपके सामने की है, और मैंने ये कहा है कि अप्रैल 1535 ईस्वी में जो मंसूर का युद्ध लड़ा गया, जिसमें हुमायूं के द्वारा गुजरात के बहादुर शाह के ऊपर आक्रमण किया गया, जिसमें बहादुर शाह को यहाँ पर पराजय का सामना करना पड़ता है। लेकिन हुआ क्या मेरे प्यारे दोस्तों, बात अगर की जाएगी, कुछ ही समय बाद जो अस्करी जो था उसको यहाँ का गवर्नर अपॉइंट किया गया था, लेकिन कुछ ही समय बाद ये जो गुजरात का शासक बहादुर शाह है, इनके द्वारा यहाँ से मुगलों को हटा दिया गया, जिसके कारण मेरे प्यारे दोस्तों आपके अगस्त 1535 ईस्वी में वापस पुनः एक बार गुजरात के ऊपर आक्रमण किया गया, और हुमायूं की सेना जो आती है उसके द्वारा जो गुजरात का जो बहादुर शाह शासक था, इसका एक सेनापति था जिसका नाम आता है इफ्तार खां, उसको पराजित करने का कार्य किया। और मेरे प्यारे दोस्तों इस बार जो युद्ध लड़ा गया था इसका नाम आता है चंपानेर का युद्ध, और ये लड़ा गया था अगस्त 1535 में। तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं अगस्त 1535 1535, और युद्ध का नाम क्या है, चंपानेर का युद्ध। चंपानेर की युद्ध की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं, और इधर मैंने आपको बताया कि गुजरात का शासक बहादुर शाह है, गुजरात, और गुजरात के शासक का नाम बहादुर शाह, बहादुर नहीं जी, बहादुर शाह, गुजरात बहादुर शाह। और इसी बहादुर शाह का जो सेनापति मैंने आपको बताया, इस सेनापति का नाम आता है इफ्तार खां, इफ्तार खां। और इधर मुगल वंश के शासक की बात हम अगर करेंगे तो मुगल वंश के शासक का नाम आता है हुमायूं, और इसमें मेरे प्यारे दोस्तों एक बार फिर से हुमायूं की जीत होती है, और इफ्तार खां की क्या होती है, हार होती है, और हुमायूं को यहाँ से काफी धन संपदा जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों अर्जित होती है इस चंपानेर के युद्ध में। तो मैंने आपको ये बताया मेरे प्यारे दोस्तों, दो युद्धों की चर्चा हमने की है 1535 में ही। एक तो मंसूर का युद्ध जिसमें पराजित हुआ था, और यहाँ पर हुमायूं के द्वारा गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया, लेकिन बहादुर शाह ने वापस इनको निकाल दिया। तब 1535 में अगस्त में वापस अटैक किया गया, जिसमें बहादुर शाह का सेनापति जो आता है इफ्तार खां, ये दोस्तों मारा जाता है, अर्थात हुमायूं की यहाँ पर क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। मामला यहाँ तक बिल्कुल सेट हो गया होगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या, दिक्कत, प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आनी चाहिए जी। अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब हुमायूं जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों गया हुआ था आपके बंगाल वाले क्षेत्र की तरफ, और वहां पर बंगाल से लौटते समय बक्सर वाला क्षेत्र जो आता है उसी के पास में एक जगह पड़ती जिसका नाम आता है चौसा। और 1539 ईस्वी में आपको पता होगा चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी के द्वारा हुमायूं की सेना को पराजित करने का कार्य किया गया था। 1539 की बात हम कर रहे हैं। युद्ध कौन सा बताया, चौसा का युद्ध। बंगाल से लौटते समय बक्सर के पास जो स्थान आता है चौसा, उसी चौसा नामक स्थान पर 1539 में हुमायूं की सेना जो है ये दोस्तों पराजित हो जाती है शेरशाह सूरी के हाथों, और उसी के बारे में हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो बात आती है मेरे प्यारे दोस्तों 29 जून 1539 ईस्वी की। युद्ध का नाम क्या आता है जी, चौसा का युद्ध आता है। और इस चौसा के युद्ध की बात अगर की जाएगी, इधर मेरे प्यारे दोस्तों सामने कौन था, शेरशाह सूरी, जो सूरी वंश का संस्थापक था। क्या इसी युद्ध के बाद में सूरी वंश की स्थापना हो गई थी? नहीं जी, 1540 की बात हम करेंगे, 1540 ईस्वी की बात आती है, जिसका युद्ध का नाम था कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। उस युद्ध के बाद में शेरशाह सूरी ने भारत में सूरी वंश की स्थापना की थी, लेकिन उससे पूर्व एक युद्ध और हुआ, और इसका नाम आता है चौसा का युद्ध। और इस युद्ध में मेरे प्यारे दोस्तों हुमायूं की क्या हो जाती है, हार हो जाती है, और शेरशाह सूरी की क्या होती है, जीत होती है। हुमायूं यहाँ से अपनी जान बचा करके भागता है, और मेरे प्यारे दोस्तों यहीं पर हुमायूं की इसी युद्ध में हार के बाद में मदद की
गई एक व्यक्ति के द्वारा और इसका नाम आता है निजाम सक्का। निजाम सक्का नामक भिस्ती ने, एक नाविक था, निजाम सक्का नामक भिस्ती के द्वारा, भिस्ती होता है नाविक जो नाव चला जाता है, नाव चलाता है, उसके द्वारा हुमायूं की यहाँ पर मदद की गई। मतलब गंगा नदी को पार इसके द्वारा यहाँ पर निजाम सक्का नामक भिस्ती के द्वारा करवाया गया, क्योंकि शेरशाह सूरी की सेना पीछा कर रही थी हुमायूं का। नाव में बैठे बैठे हिचकोले खाते खाते हुमायूं ने कहा कि यार तूने मेरी जान बख्शी है तो मैं तेरे को एक दिन का बादशाह बना दूंगा। कितने दिन का? एक दिन का। तो आप कहेंगे सर हुमायूं की तो हार हो गई थी, सूरी वंश की शुरुआत हो चुकी थी, तो फिर इसको एक दिन का शासक कब बनाया? अरे भैया, मैंने ये कहा है आपको कि 1540 ईस्वी में जो कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध जो होगा, उसी के बाद भारत में मुगल वंश का अंत हुआ था और सूरी वंश की स्थापना हुई थी। अभी तो 1539 जून की बात हम कर रहे हैं। तो निजाम सक्का को एक दिन का क्या बनाया गया? बादशाह बनाया गया। निजाम सक्का जो है इसको क्या बनाया गया? एक दिन का बादशाह। तो इसको एक दिन का बादशाह के नाम से जाना जाता है। अब निजाम सरकार ने ये देखा यार कि मैं शासक बन गया तो मैं कुछ ऐसा अनोखा करके जाऊं जिसकी वजह से जनता मेरे को याद रखे। तो भैया इस निजाम सरकार नामक भिस्ती के द्वारा, जो हुमायूं के द्वारा एक दिन का बादशाह बनाया गया था, इसके द्वारा चमड़े के सिक्के प्रचलित किए गए थे। इसीलिए हम याद रखते हैं इसको, चमड़े के सिक्के चलाने वाला कौन? निजाम सरकार। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, इसने चमड़े के सिक्के चलाए थे। चमड़े के सिक्के चलाए थे। किसके द्वारा चलाए गए मेरे प्यारे दोस्तों? मैंने आपको ये बताया कि निजाम सक्का नामक भिस्ती जिसने चौसा के युद्ध में पराजय के बाद हुमायूं की मदद की थी, इसी के द्वारा मेरे प्यारे दोस्तों निजाम सक्का को ही एक दिन का बादशाह यहाँ पर बनाया जाता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए जी। मामला यहाँ तक सेट हो गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ तक आप लोगों को नहीं होगी जी। चलेगा, फिर आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। जो निर्णायक युद्ध होगा उसके बारे में चर्चा को हम प्रारंभ करते हैं। यहाँ तक मामला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। चलिए जी, तो बात आती है 17 मई 1540 ईस्वी की। कब की बात हो रही है? 17 मई 1540 ईस्वी की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। और युद्ध जो होता है उसका नाम आता है कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध मेरे प्यारे दोस्तों लड़ा जाता है। और कौन कौन सी सेनाएं हैं? एक तरफ मैंने आपको ये कहा कि शेरशाह सूरी की सेना है, शेरशाह सूरी। और दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, हुमायूं आता है। हुमायूं की सेना है, मुगल वंश की सेना है। साथ में हम लिख सकते हैं कि कामरान यहाँ पर सहायता करने के लिए आया था, लेकिन समझौता मामला बैठा नहीं इनका। और ऐसा लिखा गया है कि इस युद्ध में एक भी तीर और गोली नहीं चली। ऐसे ही मुगलों की सेना बिना तीर गोली चले ही मुगलों की सेना युद्ध का मैदान छोड़ करके चली गई थी। नेतृत्व को लेकर के डिस्प्यूट यहाँ पर कामरान के साथ में, कामरान हुमायूं की मदद करने तो आया था लेकिन मदद इसने की नहीं। और मेरे प्यारे दोस्तों बात अगर की जाएगी, तारीख रशीदी आती है जिसमें मेरे प्यारे दोस्तों मिर्जा दोगलत के द्वारा ये कहा गया है तारीख रशीदी में कि इस युद्ध में एक भी गोली नहीं चली। ऐसे ही हुमायूं की सेना जो है युद्ध का मैदान छोड़ करके चली जाती है। अर्थात मेरे प्यारे दोस्तों इसमें हुमायूं की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। और शेरशाह सूरी की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। और इस युद्ध के बाद भारत में सूरी वंश की स्थापना की गई। किसके द्वारा? ये शेरशाह सूरी के द्वारा। इस युद्ध के बाद सूरी वंश की स्थापना हुई। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि मेरे प्यारे दोस्तों मुगल वंश का एक बार बीच में क्या हो गया? अंत हो जाता है। और कौन से वंश की स्थापना होती है? सूरी वंश की, जिसका फाउंडर संस्थापक कौन आ जाएगा? शेरशाह सूरी। इस युद्ध के बाद में कन्नौज या बेलग्राम जो कब लड़ा गया? 1540 ईस्वी की बात हमने की है। 17 मई 1540 ईस्वी को ये युद्ध मेरे प्यारे दोस्तों लड़ा गया था।
तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना? जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिएगा फिर से सेशन को। हाँ जी, यहां तक मामला अगर सेट है तो फिर आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं जी। अब देखिएगा, इस युद्ध में पराजय के बाद जो हुमायूं आता है, इसके द्वारा अमरकोट के राजा राणा वीरसाल के महल में शरण ली जाती है। अमरकोट वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है और मैं यहां पर लिख देता हूं कि इस युद्ध के बाद हुमायूं भारत छोड़कर चला गया। हुमायूं भारत छोड़कर चला गया तथा अमरकोट के राजा राणा वीरसाल के महल में शरण ली। और मेरे प्यारे दोस्तों, अब फ्री बैठा है, फ्री माइंड से, इसलिए इसने यहाँ पर शादी भी कर ली। अब शादी किसके साथ में की उसके बारे में भी हम चर्चा अभी करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो बात आता है आपके, अगर हम चर्चा करेंगे, जो हिंदाल जो था, जो हुमायूं का भाई था, उसका आध्यात्मिक गुरु आता है मीर बाबा दोस्त। उसकी पुत्री हमीदा बेगम के साथ में इसके द्वारा यहाँ पर शादी कर ली जाती है। मैंने ये कहा कि हुमायूं का भाई जो है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? अमरकोट के राजा राणा वीरसाल के महल में शरण ली गई थी हुमायूं के द्वारा। अब देखिएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूं हुमायूं का भाई, जिसका नाम हिंदाल आपने सुना ही होगा। और इसी हिंदाल के गुरु की बात अगर अपन करेंगे, मीर बाबा दोस्त, बाबा जी भी हैं, दोस्त भी हैं, मीर बाबा दोस्त। इन्हीं की पुत्री आती है जिनका नाम आता है हमीदा बानो बेगम। डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। और हमीदा बेगम के साथ में मेरे प्यारे दोस्तों हुमायूं ने क्या कर लिया? निकाह कर लिया। निकाह किया किसने? हुमायूं के साथ में। और इसी हमीदा बानो बेगम के गर्भ से, अर्थात इनका जो पुत्र हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को, इसका नाम आता है अकबर। अर्थात अमरकोट के राजा राणा वीरसाल के महल में ही 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को जन्म हुआ था किसका? अकबर का। अब देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, हुमायूं जो है ये यहाँ से फारस चला गया और फारस के शाह से मेरे प्यारे दोस्तों हुमायूं के द्वारा मदद ली गई। फिर काबुल व कंधार वाला क्षेत्र जो है ये वापस जीता गया और एक सुसज्जित सेना, जिसका नेतृत्व बैरम खां के द्वारा किया जा रहा था, एक सेना वापस संगठित करने का कार्य जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर हुमायूं के द्वारा किया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ध्यान में रखना है कि मैंने आपको ये बताया है कि हुमायूं जो है इसकी मदद फारस के शाह के द्वारा की गई थी और इसने अपने भाई अस्करी और कामरान को पराजित करके काबुल वाले क्षेत्र पर और कंधार वाले क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया। सिकंदर शाह था जो मेरे प्यारे दोस्तों इस समय भारत में शासन कर रहा था, और जो सूरी वंश का अंतिम शासक आता सिकंदर सूरी, उसको पराजित करने के लिए हुमायूं अब वापस भारत की ओर बढ़ेगा और इसके द्वारा हुमायूं के द्वारा वापस मच्छीवाड़ा और सरहिंद के 2 युद्ध आएंगे, उनमें उसको पराजित करके भारत में दोबारा जो है मुगल वंश की स्थापना की जाएगी। उसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ हुमायूं की मदद फारस के शाह ने की। हुमायूं ने काबुल व कंधार पर अधिकार कर लिया, अपने भाइयों को पराजित करके अधिकार कर लिया। ठीक है,
लेकिन मेन इंपोर्टेंट बात जो आपसे पूछी जा सकती है उसके बारे में हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं, वो तो बात हमें ध्यान में रहनी चाहिए। तो वे युद्ध आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एक तो मच्छीवाड़ा और दूसरा कौन सा आता है, सरहिंद। मच्छीवाड़ा और सरहिंद की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो इधर देखिएगा, ये दिल्ली का शासक है जिसका नाम आता है मेरे प्यारे दोस्तों सिकंदर सूरी। क्या नाम है, सिकंदर सूरी, जो इस सूरी वंश का अंतिम शासक था। 15 मई 1555 ईस्वी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं और एक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम आता है मच्छीवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध है, मच्छीवाड़ा का युद्ध। और इधर मेरे प्यारे दोस्तों सेना आई इसकी, हुमायूं की। और हुमायूं की बात अगर की जाएगी, इसमें इसका सेनापति था एक सिकंदर सूरी का, जिसका नाम आता है सेनापति, लिखा गया क्या, सेनापति लिखना है, सेनापति जिसका नाम है तातार खां। और मेरे प्यारे दोस्तों तातार खां को तार यहाँ पर कर दिया, अर्थात हुमायूं की इस युद्ध में जीत होती है और तातार खां की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। अर्थात 15 मई 1555 ईस्वी को हुमायूं वापस भारत की ओर आ गया और इसके द्वारा मेरे प्यारे दोस्तों बात अगर की जाएगी, यहाँ पर जो है पराजित करने का कार्य किया गया है सिकंदर सूरी का जो सेनापति है, जिसका नाम मैंने आपको बताया तातार खां। और साथ ही साथ में अगला एक युद्ध और लड़ा जाएगा जिसका नाम आएगा मेरे प्यारे दोस्तों सरहिंद का युद्ध। ये मच्छीवाड़ा वाला क्षेत्र जो आता है मेरे प्यारे दोस्तों लुधियाना पंजाब वाले रीजन में आता है। और यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जो है मच्छीवाड़ा के युद्ध के बाद सरहिंद का युद्ध लड़ा जाता है, जो मेरे प्यारे दोस्तों लड़ा गया था, जून की बात आएगी, 22 जून 1555 ईस्वी की बात आती है। और मच्छीवाड़ा के बाद जो युद्ध लड़ा गया ये सरहिंद का युद्ध आता है। और सरहिंद के युद्ध में मेरे प्यारे दोस्तों जो दिल्ली पर शासन कर रहा था सूरी वंश का शासक सिकंदर सूरी, और सामने हुमायूं की सेना थी और हुमायूं की इस युद्ध में भी जीत हो जाती है। और मेरे प्यारे दोस्तों सिकंदर सूरी की क्या हो जाती है, हार। इस प्रकार इस युद्ध के बाद हम ऐसा लिख सकते हैं कि इस युद्ध के बाद पुनः मुगल वंश की स्थापना, पुनः मुगल वंश की स्थापना मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है। लेकिन इतिहासकार लेनपुल के द्वारा ये कहा गया है कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाने से उसकी मृत्यु हुई। ऐसा क्या हुआ, ऐसा ये हुआ मेरे प्यारे दोस्तों 1556 ईस्वी की बात अगर हम करेंगे, दिल्ली का जो दीनपना भवन आता है, उस दीनपना भवन जिसे शेरमंडल दुर्ग भी कहा जाता है, उसके पुस्तकालय की लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतरते वक्त फिसल जाने से हुमायूं की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। 1556 की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। 1556 ईस्वी में दिल्ली स्थित दीनपना भवन के पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी, पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते समय फिसल जाने से हुमायूं की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मैंने आपको ये बात बताई कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाने से ही मेरे प्यारे दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक मामला यहाँ तक सेट हो गया होगा। चलेगा, आगे बढ़ते हैं जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। आपको ये तो पता होगा कि मेरे प्यारे दोस्तों हुमायूं नामा की रचना की गई थी। क्या? बिल्कुल की गई थी। गुलबदन बेगम की बात अगर हम करेंगे, गुलबदन बेगम जो हुमायूं की बहन थी, उसके द्वारा मेरे प्यारे दोस्तों हुमायूं नामा की रचना की गई थी। गुलबदन बेगम, इसके बारे में मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि हुमायूं की बहन थी
नहीं तो आप पता नहीं बेगम बेगम समझ लो। हुमायूं की बहन, इसकी रचना जो आती है, ग्रंथ जो आता है, उसकी बात अगर अपन करेंगे, हुमायूं नामा की रचना उसके द्वारा की गई थी। हुमायूं नामा क्लियर हो गया होगा। तो देखिएगा 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूरी को पराजित करके भारत में पुनः मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा यहाँ पर की जाती है। बाबर के साथ में उसका पुत्र अकबर भी आया था और अकबर को मेरे प्यारे दोस्तों पंजाब का गवर्नर अकबर हुमायूं के द्वारा बना दिया गया। लेकिन अगले ही वर्ष 1556 ईस्वी में दिल्ली में जो दीनपना भवन आता, उसकी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतरते वक्त फिसल जाने से हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और गुलबदन बेगम की रचना की बात हमने की, यहाँ पर जो रचना आती है इसका नाम आता है हुमायूं नामा। अब देखिएगा हुमायूं जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों बिलीव किया करता था ज्योतिष में, और उसी ज्योतिष में विश्वास के कारण हुमायूं सप्ताह के जो 7 दिन आते हैं वो अलग अलग रंग के वस्त्र धारण किया करता था। तो हम बात यहाँ पर कर रहे हैं हुमायूं के बारे में, चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। और हुमायूं की बात अगर की जाएगी, मैंने आपको ये कहा कि ज्योतिष में क्या करता है, विश्वास करता था। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों ज्योतिष में विश्वास के कारण सप्ताह के 7 दिन जो होते हैं उनमें 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। ठीक है ना, ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। दूसरी बात अगर अपन करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों हुमायूं के लिए कि हुमायूं को दफनाया कहाँ गया था, तो हुमायूं का मकबरा आता है मेरे प्यारे दोस्तों। ये मकबरा जो है ये कहाँ पर है, दिल्ली में आता है। कहाँ पर है, दिल्ली में। और ये हुमायूं का मकबरा जो है इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। क्या कहते हैं जी, ताजमहल का पूर्वगामी। हालांकि इसमें ताजमहल की तरह जो चारों मीनार जो ताजमहल की बनी हुई है वैसी मीनारों का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया, लेकिन फिर भी डिजाइन चारबाग पद्धति में इसका निर्माण हुआ था। और अकबर के काल की प्रथम इमारत ये आती है। अकबर के काल की प्रथम इमारत जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों हुमायूं का मकबरा ही है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों इस मकबरे का निर्माण जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर करवाया गया था। अकबर की जो सौतेली माँ आती है हाजी बेगम, उसके द्वारा वास्तुकार इसका आता है मीरक मिर्जा गयास की देखरेख में इसका निर्माण करवाया गया था। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि हाजी बेगम ने मिर्जा गयास की देखरेख में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है ना, इसका निर्माण करवाया। कौन से मकबरे का निर्माण करवाया गया, ये हम बात कर रहे हैं हुमायूं के मकबरे का, जो कहां पर आता है, दिल्ली में आता है। क्या अकबर के काल की प्रथम इमारत है क्या, बिल्कुल अकबर के काल की प्रथम इमारत है। ताजमहल का पूर्वगामी इसको कहा जाता है। ये मेरे प्यारे दोस्तों इंपोर्टेंट है, सीधा सीधा प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बात बताई कि हुमायूं ज्योतिष में विश्वास किया करता था, इसीलिए सप्ताह के 7 दिन ये 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहना करता था। और किसके लिए कहा गया है कि जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाने से ही उसकी मृत्यु हुई। तो इतिहासकार लेनपुल के द्वारा हुमायूं के संदर्भ में एक पंक्ति कही गई है। तो ये मुगल वंश के शासक हुमायूं के बारे में हमने आज डिस्कस किया। कल का हमारा जो सेशन रहेगा उसमें मैं आपको अकबर के बारे में बताने वाला हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इनको याद रख लेंगे, अगर आप इनको याद कर लोगे, तो एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम समस्या आप लोगों को नहीं आने वाली है। सो गाइस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा यार, लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हो, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कीजिएगा। साथ ही साथ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, प्रवीण कुमार के नाम से, ताकि मेरे द्वारा जो भी स्पेशल सेशन यहाँ पर लगाए जाते हैं वो आप आसानी के साथ में देख सकेंगे। और अभी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर एसएससी कैटेगरी में मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स आ रहा है। अगर आप लोग ये ज्वाइन करना चाहते हो सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल या फिर दिल्ली पुलिस के लिए, तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही आरपीसी कैटेगरी में भी मेरा कोर्स आ रहा है, या फिर किसी भी कैटेगरी में अगर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड है प्रवीण11, इसको आप इस्तेमाल कीजिएगा। 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। साथ ही साथ जिस भी कैटेगरी में आप कोर्स ज्वाइन करते हैं
उस कैटेगरी के सभी एजुकेटर की क्लासेस आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ वीकली क्विज भी होता है, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है और हर 3 सेशन के बाद में डाउट सेशन भी रखा जाता है। तो गाइज लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कीजिएगा। बाकी की चर्चा, बाकी की बात हम कल करेंगे, अकबर के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहेगा, बिंदास रहेगा और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करते रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।